whom we are going to talk about जॉन मिल्टन। आज की क्लास में हम लोग जॉन मिल्टन को कवर करेंगे और जॉन मिल्टन एज एन ऑथर कवर किया जाएगा। देयर आर सम फैक्ट्स, देयर आर सम पॉइंट्स व्हिच वी हैव टू रिमेंबर। ऑलरेडी जॉन मिल्टन से इससे पहले बहुत सारी बातें हुई है, आप वाकिफ भी हैं, बहुत सारी चीजों को जान रहे हैं। तो व्हेन वी टॉक अबाउट जॉन मिल्टन, then remember that key what the age come in your mind. Whenever we talk about John Milton, it means that we are going to talk about कैरोलिन एज एंड कॉमनवेल्थ पीरियड। जॉन मिल्टन को बात करने का मतलब यह है कि अगर लिटरेचर या हिस्ट्री के पर्सपेक्टिव से बात की जाएगी तो कैरोलिन एज और कैरोलिन एज के साथ साथ किस एज को हम लोग लेकर के बात करेंगे, कॉमनवेल्थ पीरियड, दो एजेस को लेकर के, कैरोलिन एज और कॉमनवेल्थ पीरियड। 4-5 मिनट में कई बार मैंने इस पे बात किया, विद इन 4 और 5 मिनट्स आई वुड लाइक टू conclude means the things related to Caroline and Commonwealth period। जब आप कैरोलिन एज की बात करते हैं तो इट मीन्स दैट कि यह एक ऐसा एज था जो 1625 से लेकर 1649 ईस्वी तक कवर करता है। कैरोलिन एज में जो किंग थे उनका नाम क्या था, उनका नाम चार्ल्स फर्स्ट था। उसके पहले के जैकोबियन एज को लेके आई एम नॉट टॉकिंग। जैकोबियन एज का मतलब जेम्स फर्स्ट, जैकोबियन एज का मतलब मेटाफिजिकल पोइट्री और बेन जॉनसन, ये मैंने सुबह की क्लास में आज लिया हुआ था। जैकोबियन एज और कॉमनवेल्थ पीरियड ये सारी बातें हुई थी, लेकिन इस क्लास में जॉन मिल्टन लेना तो थोड़ा सा 5 मिनट उनके एज के बारे में बात करेंगे। when we talk about his age, that is the Caroline age, and Caroline age means the age of Charles first. It covers the period from 16 25 टू 1649, 1625 से लेकर 1649 ईस्वी तक का जो पीरियड है उसको किसके नाम से जाना जाता है, कैरोलिन एज के नाम से जाना जाता है। फिर 1649 से लेकर के 1660 ईस्वी तक का जो पीरियड है उसको हम कॉमनवेल्थ पीरियड के नाम से जानते हैं। सो यू विल कम टू नो यहाँ पर कि चीजें क्या क्या आ रही है। अगर पूरा हम काउंट करें तो ये जो पूरा एज होगा ये करीब करीब आप कह सकते हैं कि ओवरऑल 25 से लेकर के अगर 60 तक बात की जाएगी तो 35 साल तक का पूरा पीरियड आएगा। इस 35 साल में व्हाट डू यू फाइंड इन दिस ड्यूरिंग 35 ईयर्स, सबसे पहले कि आप एक बड़ी शख्सियत को पाते हैं जो जॉन मिल्टन। और जॉन मिल्टन एक ऐसे समय में आते हैं जहां पे पॉलिटिकल हमडम बहुत ज्यादा है, अप्स एंड डाउन यू फाइंड, यू सी अप एंड डाउन की बहुत सारा उतार चढ़ाव होता है, क्योटिक सिचुएशन है। और आप कह सकते हैं कि काफी हद तक ऐसा लगता है कि जैसे जो किंग है, किंग का अपना एक तरह से मोनोपोली वहां पे वो दिखाना चाहते हैं। जो चार्ल्स फर्स्ट है वो जेम्स फर्स्ट जैसे नहीं है, वो क्वीन एलिजाबेथ जैसे नहीं है। चार्ल्स फर्स्ट में एक ऐसा लगता है जैसे कि ईगो की बात है, प्राइड की बात है, या आप कह सकते हैं कि उनमें लिबरलिज्म नहीं है, वो जैसे लगता है कि राइट विंग को सपोर्ट करने वाली। so you will come to know here what you find that he, especially in the age of Charles first, that is what, that is the Caroline age, you come to know कि जो चार्ल्स फर्स्ट है या उन्हीं का लैटिन नेम कैरोल, then that is known as Caroline age। It covers the period from 1625 to 1649। और इस पीरियड में तीन चार इंपॉर्टेंट चीजें हैं कि फर्स्ट, थिएटर वाज बैंड इन 1642। थिएटर 1642 ईस्वी में बैन कर दिया गया, नंबर वन पॉइंट। दूसरा पॉइंट ये है कि थिएटर के बंद होने के बाद प्रेस वाज सेंसरशिप इन 1643, 1643 में प्रेस पर बैन लगा दिया गया। और प्रेस की बैन के खिलाफ जॉन मिल्टन ने एक प्रोज वर्क लिखा था, उसका नाम क्या था, एरियोपैजिटिका। जॉन मिल्टन रोट अ बुक या एक प्रोज वर्क उन्होंने लिखा था जिसका क्या नाम था, एरियोपैजिटिका। और यह काम उन्होंने कब किया हुआ था, यह काम जब जो है प्रेस पे बैन लगाया गया तब प्रेस की स्वतंत्रता के लिए उन्होंने लिखा। ये क्वेश्चन अमूमन पूछा जाता है कि एरियोपैजिटिका किसकी रचना है, एरियोपैजिटिका क्या है। और साथ ही साथ एक चीज ये भी पूछा जाता है कि ये जो एरियोपैजिटिका है इसमें जो है हम क्या पाते हैं। तो एरियोपैजिटिका इज द प्रोज वर्क ऑफ जॉन मिल्टन, यह जॉन मिल्टन का प्रोज वर्क है। इट पब्लिश्ड इन 1644, यह 1644 ईस्वी में पब्लिश हुआ था।
और जॉन मिल्टन ने इसमें जो है किसकी बात की है कि टॉक्स अबाउट फ्रीडम ऑफ प्रेस। वो प्रेस की फ्रीडम को लेकर के बात करते हैं, ही टॉक्स अबाउट फ्रीडम ऑफ प्रेस, वो प्रेस की फ्रीडम को लेकर के बात करते हैं। तो फिर मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इस एज में थिएटर वाज बैंड इन 1642, प्रेस वाज censorship in 1643. Against the censorshiping of the press, you will come to know John Milton wrote a prose work that was Areopagitica, which published in 1644, और उसमें उन्होंने प्रेस की फ्रीडम की बात की। ही टॉक्स अबाउट द फ्रीडम ऑफ द प्रेस की हमें अधिकार दिए जाने चाहिए, जो हम सोचते हैं उसको हम लिखे। ये हमारे लिखने का मतलब ये नहीं कि हम राजा के खिलाफ लिख रहे हैं या जो है मोनार्की के अगेंस्ट में लिख रहे हैं, नो नॉट एट, ऐसी कोई बात नहीं है। ये पॉइंट आपको देखने को मिलेगा। एक जो और पॉइंट है, जो एक और नेक्स्ट पॉइंट है जो काफी इंपॉर्टेंट है, उसमें एक पॉइंट और निकल करके आता है कि जब आप प्रेस को लेकर के बात करते हैं, प्रेस की फ्रीडम को लेकर के बात करते हैं, और साथ ही साथ आप इस चीज को देखते हैं कि प्रेस को लेकर के काफी कुछ बातें हो रही, तो उसके पीछे रीजन था कि जो इंटेलेक्चुअल लॉबी थी, जो पढ़ा लिखा समाज था, पढ़ा लिखा तबका था, उसको अपनी आवाज रखनी थी, क्योंकि उसमें सब लोगों पे बैन लगा दिया जा रहा है। ऐसा नहीं कि कोई पार्टिकुलर, लगभग सारे लोगों को उसमें किया जा रहा था, तो उनको अपनी आवाज रखनी थी, अपनी आवाज रखने के लिए उनको जगह चाहिए था। तो जो प्रॉपर प्लेटफॉर्म था, वह प्रॉपर प्लेटफॉर्म क्या था, फ्रीडम ऑफ प्रेस था, इसलिए उसको लेकर के बात हुई है। दूसरा चीज की सिविल वार, जब सिविल वार की आप बात करते हैं, तो यह जो सिविल वार था वह कह सकते हैं कि कोर्ट और पार्लियामेंट के बीच था, किंग के बीच और सपोर्टर ऑफ डेमोक्रेसी के बीच था, या आप ये कह सकते हैं कि मोनार्की और डेमोक्रेसी के बीच था, या ऑटोक्रेसी और डेमोक्रेसी के बीच था। इस तरह से वर्ड हम यूज कर सकते हैं। कुल मिला के राजतंत्र और प्रजातंत्र की लड़ाई थी ये, जैसा कि वी हैव सीन इन जूलियस सीजर की वहां पे कैसे कैसे होता है। इस लड़ाई में जो है अगर देखा जाएगा, जो सपोर्टर ऑफ पार्लियामेंट थे वे भारी पड़ते हैं, और किंग चार्ल्स फर्स्ट की एजाजिनेशन कर दिया जाता है। कब, 1649 में, 1649 ईस्वी में चार्ल्स फर्स्ट की हत्या कर दी जाती है। आप ये देखेंगे कि जब 1649 ईस्वी में चार्ल्स फर्स्ट की हत्या कर दी जाती है, तब उसके बाद जो है पार्लियामेंट के सपोर्टर के जो लीडर थे, जिनका नाम ओलिवर क्राउवेल था, ही मैनेज द होल इंग्लैंड, ही टुक इंग्लैंड इन हिज फिस्ट या इन हिज हैंड एंड जस्ट मैनेज द होल सिस्टम, उन्होंने पूरे सिस्टम को मैनेज किया। ये बात कब की होती है, 1649 की। तो इसका मतलब 1649 से पहले और 1625 से लेकर के वहां पे एक किंग जिनका नाम चार्ल्स फर्स्ट था, उनका अपना शासन, उनका अपना आदेश, उनकी अपनी सारी चीजें चलती थी। लेकिन उस पर पूर्ण विराम लगता है, कब लगता है, 1649 ईस्वी में। क्यों, 1649 ईस्वी में चार्ल्स फर्स्ट को एजाजिनेट कर दिया जाता है। एजाजिनेट, ब्रूटली मर्डर्ड, व्हेन एनी किंग, क्वीन, मिनिस्टर्स या पॉलिटिकल फिगर्स इज गोइंग टू बी मर्डर्ड, दैट इज नोन एज एजाजिनेशन। अब उसके बाद आप ये देखेंगे कि इस मर्डर के बाद व्हाट हैपेंड, इस मर्डर के बाद जो है इंग्लैंड टुक इन द हैंड ऑफ द सपोर्टर ऑफ डेमोक्रेसी, या वहां की जनता ने जो अपना लीडर चुना, जिनका नाम ओलिवर क्रामवेल था, उनको वो जिम्मेदारी दे दी गई। उन्होंने उस जिम्मेदारी को निभाया, कब तक निभाया, 1658 तक निभाया। कब तक निभाया, 1658 तक। 1658 के बाद रिचर्ड क्रामवेल का आना होता है, और वे इस जिम्मेदारी को लेते हैं। तो 2 साल के लिए रिचर्ड क्रामवेल, बाकी 49 से 58 तक कौन रहे हैं, ओलिवर क्रामवेल है। तो कुछ डेट्स है वो मैं फिर से रिपीट करना चाहूंगा कि 1642 में थिएटर वाज बैंड, 1643 में प्रेस वाज सेंसरशिप, 1644 में, सॉरी, 1644 में एरियोपैजिटिका अ प्रोज वर्क ऑफ जॉन मिल्टन पब्लिश्ड, जिसमें प्रेस की फ्रीडम को लेके बात किया गया। 1649 में चार्ल्स फर्स्ट वाज एसासिनेटेड एंड चार्ल्स सेकंड लेफ्ट इंग्लैंड, गॉट शेल्टर इन फ्रांस। जैसे ही चार्ल्स फर्स्ट की हत्या होती है, तो चार्ल्स सेकंड इंग्लैंड छोड़ करके फ्रांस चले जाते हैं। और वो फ्रांस में कितने साल तक रहते हैं, 11 साल तक रहते हैं। तब तक रहते हैं जब तक कि ओलिवर क्रामवेल और रिचर्ड क्रामवेल की मौत नहीं होते हो जाती, या दोनों गद्दी से हटा नहीं दिए जाते, या आप कह सकते हैं कि उनकी जो शासन सत्ता थी, जब तक वो छीन नहीं जाती, तब तक वो वापस नहीं आते। और वो वापस कब आते हैं, 1660 ईस्वी में।
सो इस तरह से अगर आप देखेंगे तो जो ये डेट है, ये डेट बहुत ज्यादा जरूरी है समझना। मैं आप लोगों के पास आऊंगा डेट को लेकर के, आपसे क्वेश्चन भी करूंगा। ये चीज रहा। अब उसके बाद जो है, जो ये एज है, इस एज में आप ये देखेंगे कि यह एज एक तरह से रिलीजियस इनटॉलरेंस का एज था। जैसे कहा जाता है कि एलिजाबेथन एज वॉज द एज ऑफ रिलीजियस टॉलरेंस, रिलीजियस कंटेंटमेंट, धार्मिक पॉइंट ऑफ से लोग संतुष्ट नजर आ रहे थे। लेकिन इस एज में जो है क्या है, रिलीजियस इनटॉलरेंस का एज है। यहाँ पे धार्मिक असहिष्णुता नजर आ रही है। प्यूरिटनिज्म और कैथोलिक के बीच में, प्रोटेस्टेंट और कैथोलिक के बीच में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स आपको देखने को इस एज में मिलेंगे। इसके अलावा इस एज में जो है पॉलिटिकल हमड्रम है, सिविल वॉर है, क्योटिक सिचुएशन है, स्टेब्लिशिंग ऑफ मोनार्क स्टेब्लिशिंग ऑफ डेमोक्रेसी बाय रिप्लेसिंग मोनार्की है, चार्ल्स फर्स्ट का हत्या है, उनकी जगह ओलिवर क्रॉमवेल का आना है। ऑल दिस थिंग्स यू फाइंड। ऐसे माहौल में क्या कोई लव पोयम लिख सकता है? ऐसे माहौल में क्या आप उम्मीद ये करेंगे कि एनी रोमांटिक poem will come from the magical pen of that poet? No, not ऐसा। तो आप इस तरह से नहीं उम्मीद कर सकते कि ऐसा सोनेट लिखा जाएगा जिसमें लव हो, ब्यूटी हो, रोल ऑफ टाइम हो। इसीलिए मैंने आपको पहले माइंड मेकअप करा दिया कि कैसा, व्हाट टाइप ऑफ सब्जेक्ट मैटर डू यू फाइंड इन द वर्क्स ऑफ हूम, इन द वर्क्स ऑफ जॉन मिल्टन, एंड व्हाट डू यू एक्सपेक्ट फ्रॉम जॉन मिल्टन। जैसा समाज होगा वैसा लिटरेचर होगा। अगर पैंडेमिक में आप ये एक्सपेक्ट करें कि नहीं लव पोयम आए, तो अगर उस लव पोयम होगा तो उस लव पोयम में भी जो है अपने से बिछुड़ने का गम होगा, और उस गम में या उस डेथ में या उस जुदाई में पैंडेमिक का रेफरेंस जरूर आएगा, अगर कोई लिखता भी है तो। जो जैसा जैसा माशरा होगा, जैसा माहौल होगा, जैसा उस समय की सिचुएशन होगी, उसी हिसाब से जो है क्या होगा, लिटरेचर का जन्म लेता है। लिटरेचर का जो जन्म है वह उस सिचुएशन पर, उस माशरे पर, उस माहौल पर डिपेंड करता है। तो व्हेन यू टॉक अबाउट दिस पार्टिकुलर पर्सन, दिस पार्टिकुलर मैन का मतलब कि जॉन मिल्टन, यू कम टू नो कि उस समय की जो सिचुएशन थी, चाहे थिएटर वाज बैंड, उसका क्या इफेक्ट रहा, या प्रेस वाज सेंसरशिप, उसके अगेंस्ट में जा करके, या अगर और भी कोई पॉलिटिकल हमड्रम रहा है, तो उन्होंने लिखा। और जॉन मिल्टन से बड़ा कोई दूसरा पोएट उस एज में नहीं आया है, मतलब इतना बड़ा राइटर, इतने बड़े कद का राइटर। दूसरा चीज आप ये देखते हैं कि जो यह एज था, इस एज में यू डोंट फाइंड द पॉपुलैरिटी ऑफ ड्रामा, इंस्टेड ऑफ ड्रामा यू फाइंड एपिक। ये पॉइंट बहुत नोट करने वाली चीज है कि अगर एलिजाबेथन एज जो है ड्रामा की पॉपुलैरिटी के लिए फेमस है, तो जो एज ऑफ जॉन मिल्टन है इट इज फेमस फॉर द पॉपुलैरिटी ऑफ एपिक। ये एक क्वेश्चन भी बनता है जो आपको हमेशा माइंड में नोट करना चाहिए कि व्हाई डू यू नॉट फाइंड ड्रामा इन 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 द एज ऑफ जॉन मिल्टन। आप कहेंगे सर एक ड्रामा तो हमें मिलता है सैमसन एगोनिस्ट। सवाल ये उठता है कि जहाँ पे शेक्सपियर ने 37 प्ले लिखे हुए हो, उसके पहले यूनिवर्सिटी विट्स वालों ने इतना ड्रामा लिखा हुआ हो, फिर उसके बाद बेन जॉनसन ने इतना सारा प्ले लिखा हुआ हो, जो एज ही ड्रामा का एज रहा हो, उसके बाद ड्रामा अचानक गायब कहाँ होता है, चला कहाँ जाता है? तो उसके पीछे सबसे बड़ा रीजन ये था कि जब थिएटर को बंद कर दिया गया, तो थिएटर को बंद करने के बाद यू विल कम टू नो कि ड्रामा लिखने का कोई औचित्य नहीं रह जाता, क्योंकि ड्रामा का जो उस समय एम था, वह ये नहीं एम था कि इट विल बी टॉट इन स्कूल, या इट विल बी द पार्ट ऑफ सिलेबस और करिकुलम। ड्रामा का उद्देश्य यही था कि इट विल बी परफॉर्म्ड वेयर इन थिएटर, इसका थिएटर में परफॉर्मेंस होगा। बट यू फाइंड दैट कि व्हाई यू फाइंड द डिक्लाइन ऑफ ड्रामा, यू फाइंड द डाउनफॉल ऑफ ड्रामा, एंड इंस्टेड ऑफ ड्रामा यू फाइंड कि ड्रामा वाज रिप्लेस्ड बाय लॉन्ग नैरेटिव पोएम दैट वाज एपिक। ड्रामा को अगर कोई चीज रिप्लेस करती है तो वह कौन सा चीज रिप्लेस करता है? एपिक करता है। अब सवाल ये उठता है कि एपिक क्यों ड्रामा को रिप्लेस कर पाया? इसलिए रिप्लेस कर पाया कि जो चीज ड्रामा में है वही चीज एपिक में है। बस दोनों में फर्क यही है
कि ड्रामा में उस चीज को एक्शन के माध्यम से दिखाया जाता है और एपिक को उस चीज में नरेशन के माध्यम से दिखाया जाता है। मतलब ड्रामा में भी अगर आप देखेंगे, स्पेशली ट्रेजिडी या शेक्सपियरियन कॉमेडी में जितना भी मैटर था, सीरियस सब्जेक्ट मैटर था। वह ऐसा मैटर था जो किसी नेशन का, अगर किंग डंकन मरे तो जो प्रॉब्लम हुई वह पूरे की पूरी स्कॉटलैंड की प्रॉब्लम बनी। अगर ओथेलो के साथ कोई प्रॉब्लम होती है तो वह पूरे वेनिस की प्रॉब्लम हो जाती है। ऐसे ही जो है, अगर आप देखते हैं हैमलेट का, तो पूरा डेनमार्क का प्रॉब्लम हो जाता है। इंग्लैंड में अगर किंग लियर ने अपने साम्राज्य का बंटवारा किया तो पूरा इंग्लैंड एक चॉटिक सिचुएशन में आ जाता है। तो वहां पर भी पूरे नेशन को लेकर के बात हो रही थी। ऐसा नहीं कि एक कैरेक्टर है किंग लियर, उसने बेटी का साम्राज्य, अपने साम्राज्य को बेटियों में बांट दिया तो वह वही अकेले परेशान है। उसके सारे मिनिस्टर्स, कोटियर्स, बेटी, पूरा का पूरा किंग का इस हरकत की वजह से उसका असर पूरी जगह देखने को मिलता है। तो ऐसे ही लॉन्ग नैरेटिव पोयम में ऐसे सब्जेक्ट मैटर को चुना गया दैट वाज अल्टीमेटली व्हाट इज सीरियस एंड रिलेटेड टू ह्यूमन रेस, जो मानव जाति से संबंधित हो। मतलब मानव जाति का मतलब ऐसा नहीं कि कास्ट का मतलब जो मैन क्रिएटेड है, मानव जाति मतलब पूरी मानव की नस्ल से संबंधित हो, उसमें मानव की प्रॉब्लम नजर आए। वह मानव ब्लैक हो, व्हाइट हो, क्रिश्चियन हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, ये नहीं कुछ भी हो, किसी कास्ट से बिलोंग करने वाला, लेकिन वह मानव की प्रॉब्लम बना। यू कैन जस्ट टेक द एग्जांपल ऑफ व्हाट पैराडाइज लास्ट, falling of Adam and Eve. So Adam and Eve, they have been presented as our earliest forefathers. In the same way, you find the temptation of Jesus Christ, the temptation of Jesus Christ by Satan. तो ये जो इशू है, जो सब्जेक्ट मैटर उठाए गए, ये सब्जेक्ट मैटर ऐसा नहीं था कि इट वाज बिलोंगिंग टू अ पर्टिकुलर कम्युनिटी, या इट वाज बिलोंगिंग टू अ पर्टिकुलर रेस, या इट वाज बिलोंगिंग टू अ पर्टिकुलर ट्राइब और क्लैन और पर्टिकुलर कंट्री। उसको 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 क्या किया गया, इमोर्टलाइज करने की कोशिश की गई, उसको जनरलाइज करने की कोशिश की गई कि यू कैन जस्ट सी दीज थिंग्स इवन, आप अपने बीच में भी इस तरह की चीजें देख सकते हैं। सो कैरेक्टर हो सकता है कि वो क्रिश्चियन थे, क्रिश्चियन को उन्होंने लिया या उस कैरेक्टर को लिया, लेकिन जब वो सेटन की बात करते हैं, जब वो गॉड की बात करते हैं, जब वो जो है हीवन की बात करते हैं, हेल की बात करते हैं, सेटन के रिवोल्ट की बात करते हैं, अच्छी आत्मा बुरी आत्मा की बात करते हैं, डिस्टिंक्शन बिटवीन गुड एंड बैड, तो हमें लगता है ये हम सारे इंसानों के लिए ये जरूरी है, या ये चीजें हम महसूस करते हैं। सो व्हाट आई वांट टू से कि मिल्टन को लेने का मतलब ये है, या जॉन मिल्टन को समझने का मतलब है कि आपको उस सिचुएशन से पहले वाकिफ होना पड़ेगा कि व्हाट वाज द सिचुएशन ऑफ मिल्टन एंड व्हाई मिल्टन डिड सच अ टाइप ऑफ थिंग या सच अ टाइप ऑफ सब्जेक्ट मैटर। यू अल्टीमेटली फाउंड दैट देयर वाज आप कह सकते हैं कॉम्प्लेक्सिटी या ऑब्स्टैकल, हिंड्रेंस, chaotic situation, अप एंड डाउन, king was murdered, all these things. So ऐसी situation में the particular thing which he took, that was not drama. He did his best in the field of epic. तो एक तो ड्रामा खत्म हो जाता है, ड्रामा की जगह एपिक आता है। और एपिक के सबसे बड़े राइटरों में अगर आप देखेंगे कौन आते हैं, जॉन मिल्टन आते हैं। जॉन मिल्टन की दो एपिक, पैराडाइज लास्ट, पैराडाइज रिगेन, और उसके पहले एपिक का कॉन्सेप्ट और कहाँ पे देखने को मिलता है, बियोल्फ वाला। उसके अलावा आपका किसमें रहा है, फेरी क्वीन में। तो ये जो बियोल्फ और फेरी क्वीन आया, ये इनका कोई मतलब पैराडाइज लास्ट और पैराडाइज रिगेन की तुलना इससे की ही नहीं जा सकती। ये अब पैराडाइज लास्ट और पैराडाइज रिगेन, दे आर द ब्यूटीफुल एग्जांपल्स ऑफ लिटरेरी एपिक और सेकेंडरी एपिक। उसमें जो प्रेजेंटेशन है, जो खूबसूरती से, जो बम्बास्टिक स्पीच है, ग्रांड स्टाइल है, एलिवेटेड थॉट है, सीरियस सब्जेक्ट मैटर है, ट्रीटमेंट ऑफ दैट सब्जेक्ट मैटर इज हाईली सीरियस। तो ये सब जो चीजें आप पाते हैं, अल्टीमेटली यू विल कम टू नो कि लगता है क्या मार्वेलस, अपने में सुपर्ब है, उसका कुछ कहने की बात ही नहीं है। तो ऑलवेज रिमेंबर कि अगर इफ वी आर स्टडिंग इंटरेक्टिंग विद यू, ऑलवेज कीप इन माइंड कि क्यों आया, एपिक क्यों आया। ये केवल रटना नहीं है कि मिल्टन एपिक के बड़े राइटर हैं, एपिक आया तो क्यों आया, व्हाट वाज द रीजन, देन यू विल एंजॉय द लेक्चर, यू विल कम टू नो, या ये पॉइंट ये हो सकता है कि थिएटर को बैन कर दिया गया, क्योटिक सिचुएशन था। और जॉन मिल्टन एक ऐसे आदमी थे जिन्होंने सीरियस सब्जेक्ट मैटर को उठाया।
अगर वो कोई ट्रिवियल सब्जेक्ट मैटर, माइनर सब्जेक्ट मैटर, पेटी इश्यूज लिए होते तो शायद वो एपिक ना लिखते, वो बेन जॉनसन की कॉमेडी ऑफ ह्यूमर की तरह कोई बात करते चले जाते। लेकिन वो वक्त की जरूरत थी। राजा की हत्या होना, राजा की हत्या होने के बाद जिस तरह से इंग्लिश पीपल का विश्वास डेमोक्रेसी में ओलिवर क्रामवेल के प्रति बढ़ा, और जिस तरह से धर्म की गलत व्याख्या की गई थी, तो यह जरूरी था कि बीइंग, आप कह सकते हैं कि ह्यूज पर्सनालिटी ऑफ दैट एज, या बीइंग अ प्रोलिफिक राइटर, इट वाज द ड्यूटी of John Milton that he had to pick up such a type of subject matter by which he can pure soul, he can pure heart, and he can arouse noble ideas among people, लोगों के बीच में अच्छे विचारों को ला सके, और वो जो है लोगों के हार्ट को प्योर कर सके, लोगों की सोल को प्योर कर सके। तो इसीलिए अगर आप देखेंगे कि इस एज को हम किसके नाम से जानते हैं, प्यूरिटन एज की भी नाम से जानते हैं। प्यूरिटन एज का इसका कहीं मतलब नहीं है कि इन द सेंस कि कोई चीज जो है जाके वहां भी, बल्कि पायसनेस की बात, PIOUSNESS, पायसनेस की बात होती है, मोरालिटी की बात होती है, गुडनेस की बात होती है, वर्च्यू की बात होती है। और ये बताया जाता है कि वंस वी वर लिविंग इन हेवन, हम सभी स्वर्ग में रहते थे। आदमी का जो किरदार है, आदमी का, उसको लेके बात होती है। एक इंसान को गॉड से जोड़ने की बात होती है कि आप पहले स्वर्ग में रहते थे, गॉड के बहुत करीब थे, और ईश्वर ने जितने मखलूक बनाए हैं, मखलूक माने प्राणी, जितने भी क्रिएचर्स बनाए हैं, उसमें आप अशरफुल मखलूक है। अशरफ माने श्रेष्ठ, जिसकी कोई तुलना नहीं। आपका मतलब हम ह्यूमन बींग, हम ह्यूमन बींग। तो ये जो कॉन्सेप्ट है, इस कॉन्सेप्ट को जॉन मिल्टन ने बहुत बेहतरीन ढंग से लिटरेचर में जगह दी। आप कह सकते हैं कि ये तो जो है बाइबल में भी रहा होगा। क्या जरूरत थी कि जो है बाइबल को नहीं, बाइबल की जगह पैराडाइज लास्ट को लिखने की क्या जरूरत थी? अनडाउटली इट वाज इन द बाइबल। और बाइबल का ऑथोराइज्ड वर्जन ऑफ द बाइबल केम इन 1611। इफ यू रिमेंबर, अभी आज मैंने मॉर्निंग में भी इसको लेकर के बात किया था कि ऑथोराइज्ड वर्जन ऑफ द बाइबल केम इन 1611। वह एक पॉइंट बनता है। लेकिन बाइबल के इस सब्जेक्ट मैटर को उन्होंने इसलिए लिया, मैंने बताया कि ही जनरलाइज थी। बाइबल जो है यह पार्टिकुलरली किसी एक कम्युनिटी के लिए हो सकता है कि और लोगों का विश्वास ना हो। लेकिन जॉन मिल्टन ने उसमें कैरेक्टर्स बाइबल से लिया, लेकिन उन्होंने जिन चीजों को उठाया उसको उन्होंने क्या किया, अपने हिसाब से प्रेजेंट किया। उसको जनरलाइज करना चाहते थे। ही वांट्स टू मेक इट अ ग्रैंड एपिक ऑफ ह्यूमन बीइंग्स, नॉट अ पर्टिकुलर कम्युनिटी, नॉट अ पर्टिकुलर रेस, नॉट अ पर्टिकुलर नेशन। तो उन्होंने कहीं पे नहीं कहा कि ओनली क्रिश्चियंस वर लिविंग इन हेवन। उन्होंने ये कभी नहीं कहा कि एडम एंड ईव देवर व्हाट, देवर ओनली द अर्लीस्ट ऑफ फादर्स ऑफ द क्रिश्चियंस। वो यूज करते हैं कि एडम एंड ईव देवर आर अर्लीस्ट ऑफ फादर, वे हमारे अर्लीस्ट ऑफ फादर थे। और ये जो एडम और ईव का कॉन्सेप्ट है, हो सकता है कि ये दूसरी जगह पे अगर हम कहें श्रद्धा मनु के रूप में हो जाए, हो सकता है कि आदम और हवा के रूप में हो जाए, लेकिन इस कॉन्सेप्ट में बड़ी गहराई है। यह काफी एक स्ट्रॉन्ग कॉन्सेप्ट है। बिकॉज ऑल द पीपल, वेदर इफ दे बिलीव इन गॉड, इफ दे बिलीव इन रिलीजन, you will come to know कि they believe. If you say that it's a story, if you say that it is also mentioned in some other religious books, yeah, undoubtedly. But you will come to know that those who believe in God, who believe in heaven, in hell, in messages of God, in the prophets of God, the messages sent by God, you will come to know that directly or indirectly, they all believe कि हम सब का जो निवास स्थान पहले था वो कहाँ पे था? स्वर्ग में था। इस मुद्दे को जब उठाया गया तो यह आवाज बनती है। किसकी आवाज बनती है? पूरा ह्यूमन रेस की आवाज बनती है। इट्स नॉट अ प्रॉब्लम ऑफ ओनली अ पर्टिकुलर कम्युनिटी। मतलब इन दैट एपिक मिल्टन वाज एड्रेसिंग ऑल द पीपल हु वर लिविंग इन एनी कॉर्नर ऑफ द वर्ल्ड। he generalized that issue, he generalized that thing, and undoubtedly उनके सामने जो आइडियल टेक्स्ट था, वह आइडियल टेक्स्ट क्या था? द बाइबल था। लेकिन उस द बाइबल के उस टेक्स्ट को लेकर के उन्होंने कैरेक्टर को, किरदार को अपने आप से गढ़ा। इसीलिए इनकी वर्क को सेकेंडरी एपिक कहा गया, या उस चीज को कहा गया। तो एक ये इंपॉर्टेंट पॉइंट बनता है। और ऐसे समय में जैसे हम प्यूरिटन एज कहते हैं, मैंने बताया कि यह वक्त की जरूरत थी।
कि जब इंसानों में बेचैनी है, जब उसके बादशाह को वहीं के लोगों ने अपने बादशाह को बहुत मतलब ब्रूटल मर्डर कर दिया, बी हेडेड कर दिया गया और जनता के द्वारा, तो अनडाउटली देयर वाज व्हाट अनरेस्ट, एंजाइटी, या यू विल कम टू नो कि दे हैव व्हाट, कि उनको लग रहा था कि शायद जो हमारा किंग है वो कुछ नहीं है, उसमें कोई किसी तरह का, they were not loyal to their king, they were not devoted to their king. You can just compare, एक साइड अगर आप क्वीन एलिजाबेथ को रखेंगे, दूसरी साइड आप चार्ल्स फर्स्ट को रखेंगे, आपको नजर आएगा कि क्वीन एलिजाबेथ के समय के लोग कितना उनके प्रति लॉयल थे, और वे मेन इन एक्शन थे। एक पॉइंट बहुत स्ट्रांग है कि क्वीन एलिजाबेथ के समय के लोग मेन इन एक्शन थे, और जहां एक्शन होगा वहां ड्रामा होगा। और जो एज ऑफ जॉन मिल्टन है, उनके समय के लोग जो क्या है, दे आर मेन इन थॉट, मेन इन थॉट, वो विचारों को महत्व देते, उनके पास विचार आ रहा है। इसी वजह से कौन सी चीज जन्म लेती, पोइट्री, वो भी एपिक का रूप आता है। और फिर मैं यहाँ पे एक चीज और जोड़ देना चाहूंगा कि अरिस्टोटल सेड कि अगर कोई चीज ट्रेजिडी को रिप्लेस कर सकता, रिप्लेस करने मतलब ट्रेजिडी के बाद अगर किसी चीज को उन्होंने इंपॉर्टेंस दिया तो क्या था, एपिक था। अरिस्टोटल रैंक्ड एपिक आफ्टर ट्रेजिडी, अरिस्टोटल ने एपिक को जो रैंक दिया वो आफ्टर ट्रेजिडी दिया, मतलब ट्रेजिडी का अगर पहला पोजीशन रहा है तो एपिक को दूसरा पोजीशन रहा। उनकी नजर में खुद ब खुद कोई दोनों में बहुत खास अंतर नहीं था, एक डिफरेंस जरूर रहा। वह कौन सा डिफरेंस रहा है, एक में एक्शन है, दूसरे में नरेशन है। सीरियस सब्जेक्ट मैटर उसमें है, सीरियस सब्जेक्ट मैटर इसमें भी रहा है। तो यू विल कम टू नो कि ये पार्टिकुलर, इस पार्टिकुलर सिचुएशन में वो जो है क्या करते हैं, ही स्टार्टेड टू राइट, और उन्होंने खुद डेमोक्रेसी का सपोर्ट किया था, ओलिवर क्रामवेल का फेवर किया था, उनके फेवर में खड़े हुए थे। और यह जो जमाना था, यह प्यूरिटन का जमाना था। प्यूरिटन का मतलब मैंने आपको पहले बता दिया कि रिलीजन को लेकर के द पीपल वर मच काल्सर, द पीपल वर मच काल्सर, स्पेशली जो रोमन कैथोलिक था उसका प्रभाव इस समय ज्यादा देखने को मिलेगा। जो रोमन कैथोलिक, कैथोलिक जो चर्च रहे या जो धर्म की वो आइडियोलॉजी थी, उसका प्रभाव, इवन जॉन मिल्टन खुद जो है उस चीज को सपोर्ट करते थे। तो यू फाइंड दिस थिंग। तो ऐसा नहीं था कि यह जो जमाना रहा या प्रोटेस्टेंट का जमाना था, प्रोटेस्टेंट हावी रहा, नो नॉट एट ऑल। यू विल कम टू नो कि जो रोमन कैथोलिक जो रिलीजन का जो कॉन्सेप्ट है, यू फाइंड द प्रेजेंस ऑफ दीज थिंग्स एंड इवन इन द वर्क्स ऑफ जॉन मिल्टन आल्सो। तो आफ्टर गेटिंग कि उन्होंने जो किया वो जरूरत थी, और यही कारण है कि यू फाइंड एपिक, यू डोंट फाइंड ड्रामा, एंड दिस इज व्हाई you come to know कि he was a prolific writer. He composed sonnet, lyric, elegy, and a long narrative poem that is epic. Prose में Areopagitica and one play that is Samson Agonist. अब अगर आप इन सब चीजों को लेकर के बात करें कि मिल्टन वॉज बोर्न इन 1608, 1608 में जन्म हुआ, 1674 में उनकी मौत हुई है, तो जो मिल्टन का समय रहा अनडाउटली वह आगे भी क्रॉस करता है जो आपका रेस्टोरेशन एज से पहले का जो समय, प्यूरिटन एज या कॉमनवेल्थ पीरियड है, उसको क्रॉस कर। जैसे उनका जो वर्क है पैराडाइज लॉस्ट 1667 में आता है, पैराडाइज रिगेन 1671 में आता है, और सैमसन एगोनी 1671 में आता है। तो वो जो क्रॉस करके वहां जाता है, लेकिन उन सबकी नींव, उन सब के बारे में अगर आप देखेंगे कि जो काम का सिलसिला था वह इसी समय शुरू हो जाता है। और उन्होंने किसमें लिखा है, ब्लैंक वर्ड्स में लिखा, आयाम्बिक पेंटामीटर में अनस्ट्रेस्ड सिलेबल इज फॉलोड बाय स्ट्रेस्ड वर्ड, उन्होंने ब्लैंक वर्ड्स में लिखा है। अब अगर उन्होंने ब्लैंक वर्ड्स में लिखा और उनका वर्क भलभी से वहां पे चला गया, लेकिन उन सब में जो सोच है, जो स्पिरिट है, जो आइडियोलॉजी है, वह सब किस एज का है, वह पूरा का पूरा प्यूरिटन एज का है। तो व्हेन यू टॉक अबाउट प्यूरिटन एज, इट मीन दैट यह जो एज था, एक तरह से कहा जा सकता है कि रिलीजियस रिलीजन को लेकर के, मैं नहीं कहता हूँ कि टू रीडिफाइन रिलीजन, नॉट नो नॉट एट ऑल, रिलीजन को रीडिफाइन नहीं था, लेकिन अल्टीमेटली यू विल कम टू नो कि लोगों में एक बेचैनी थी, और बेचैनी की इस वातावरण में जॉन मिल्टन ने अपनी कलम से उनको एक संदेश देना चाहा कि आपका जो रियल बादशाह है, अनडाउटली एक चार्ल्स फर्स्ट है, आपने उनका कत्ल कर दिया, लेकिन जो बादशाहों का बादशाह है वह गॉड है। यू हैव टू बिलीव इन गॉड, यू ऑल हैव टू टर्न बैक, आप सबको वापस जाना है एक दिन। दिस
particular journey, this particular earthly life where we have come, this is only for a short span, short time, 60 years, 40 years, 20 years. Whatever the days have been assigned by God or allotted by God, after completing, you have to leave this earth, you have to leave this place, and you have to go where you have to go टू हेवन। लेकिन हेवन में जाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? आपको ईश्वर द्वारा बताए गए रास्ते को फॉलो करना पड़ेगा। वह रास्ता क्या है? उस रास्ते को गॉड ने जीसस क्रिस्ट के माध्यम से भेजा। जीसस क्रिस्ट जो प्रॉफिट थे, उनको क्रिश्चियन ने बाद में जो है सन ऑफ गॉड कहा, जो भी उनका अपना कंसेप्शन है या कॉन्सेप्ट है। यू विल कम टू नो कि सच अ थिंग वी फाइंड। तो इस दुनिया को, जहां पे एक बादशाह का कत्ल हुआ, जहां पे एक बादशाह का मर्डर हुआ, वह इस दुनिया को क्या मानते हैं? मॉर्टल मानते हैं। और इस लाइफ को भी वह क्या मानते हैं? वह मॉर्टलिटी के रूप में देखते हैं। लेकिन उनके अपने वर्क में मॉर्टलिटी का जिक्र कम है, बल्कि किसका जिक्र ज्यादा है? इमॉर्टलिटी का। और वो जो है ये कहते हैं यू कैन यू कैन यू कैन गेट अगेन दैट ब्लिसफुल सी। ये मैं जॉन मिल्टन का पैराडाइज लास्ट का ही बात बता रहा हूं कि उन्होंने कहा कि आप उस चेयर को, उस खूबसूरत जगह को, जहां पे अर्लीस्ट forefathers Adam and Eve they were living there, and what happened, God said that you don't have to take the forbidden, you don't have to take the taste of forbidden fruit। forbidden fruit ट्री ऑफ नॉलेज जो था, ज्ञान का ऐसा कहा जाता, फॉरबिडन फ्रूट था, गॉड ने मना किया था। And God said कि in heaven you can move anywhere, you can move anywhere, you can go any place, I'm not going to stop you, you have been given freedom, you have been given freedom, you can go anywhere। But what happened that कि Satan, Satan who was forced to exile, who was forced to exile by God, ones who did not follow God, yeah, ones who did not follow the command of God, God got angry and threw Satan from heaven to another place, या आप कह सकते हैं हेल में, या पैंडिमोनियम जो उसका जगह था वहां पे। तो व्हाट आई वांट टू से, यू विल कम टू नो कि वो सेटन जो है कहता है कि जिनके लिए आपने मुझे इस धरती या इस ब्रह्मांड से बाहर किया, स्वर्ग से बाहर किया, मैं उनको हमेशा बहकाता रहूंगा। मैं आपको एक उस कॉन्सेप्ट को मैं लाना चाहता हूँ कि वहां पे क्या, जैसे इट इज सेड दैट कि एडम एंड ईव दे वर लिविंग वेयर दे वर लिविंग इन हेवन। उसके बाद जो है गॉड ने जब इंसानों को बनाया, तो देयर वर सो मेनी मीन्स फरिश्ते आप कह सकते हैं, एंजिल and even some supernatural characters, they all said कि why did you created this creature। तो गॉड ये कहते हैं कि यू डोंट नो द सीक्रेसी बिहाइंड इट, बिकॉज यू ऑल आर एंजल एंड आई माई सेल्फ इज गॉड, और मैं हर चीज को जानता हूं। इसका एक्सप्लेनेशन हम इस चीज से कह सकते हैं कि ईश्वर की, जैसे कहते हैं कि ईश्वर की लीला को कोई नहीं जानता। अपने हिंदुस्तानी कल्चर में ये एक बड़ी बात कही जाती है कि जो ईश्वर की लीला है, उसकी लीला को कोई नहीं समझ सकता कि वो इस काम के पीछे उसकी क्या मर्जी है। वो बाद में आपको समझ में आएगा, लेकिन जिस समय हो रहा उस समय आप नहीं समझ सकते। तो आप ये मान के चलते हैं कि यह ईश्वर की लीला थी कि गॉड ने एडम और ईव को बनाया एक इंसान के रूप में। जब गॉड ने बनाया तो तमाम जो है, जो फरिश्ते थे, सेठन थे, उन्होंने अपोज किया, व्हाई डिड यू क्रिएट। तो उन्होंने कहा कि ये तुमसे भी अशरफ है, फरिश्तों से भी, एंजिल से भी अशरफ है। सेटन से कहा ये तुमसे भी अशरफ है, और सेटन से कहा गया कि तुम इन्हें सजदा करो, मतलब सजदा करने में मतलब सर झुकाओ। और क्यों? चूंकि ये तुमसे बड़े हैं, और अपना सम्मान, अपना सर झुका के इनसे सम्मान प्रकट करो। तो जितने फरिश्ते थे उन्होंने इंसान को क्या किया? सर झुकाया इंसान के सामने, गॉड की आज्ञा को उन्होंने माना। लेकिन फरिश्ते ने डिनाई कर दिया और ये कहा कि हे ईश्वर, मैं जो हूँ आग से बना हुआ हूँ, और आदम और हवा यानी इंसान की जो अर्लीस्ट फोरफादर थे वो तो मिट्टी के बने हुए हैं, तो मैं तो आग का बना हुआ हूँ, मैं इनसे ज्यादा अशरफ हूँ। और जो खाक है, खाक का मतलब कि मिट्टी से बना हुआ आदमी नष्ट हो जाएगा, मैं इसे सजदा क्यों करूं? तो उस चीज को जो है गॉड ने कहा कि ये मेरी आज्ञा की अवहेलना है, जो मैं कहता हूं यू हैव टू फॉलो बिकॉज आई नो। तो व्हाट हैपेंड दैट कि सेटन ये कहता है कि मैंने ऐसी कौन सी जगह जहां पे मैंने आपकी इबादत नहीं की, मैंने कभी आपको आपके हुक्म की अवहेलना नहीं की। हर जगह
पूरे ब्रह्मांड का कोई ऐसा कोना नहीं होगा हे ईश्वर जहां पे मैंने तुझे सर नहीं झुकाया, आपके सम्मान में। लेकिन इस इंसान को मैं सर नहीं झुकाऊंगा क्योंकि यह इंसान है, मिट्टी का बना है। ईश्वर कहते हैं नहीं, यू हैव टू बो योर हेड, यू हैव टू शो योर रिस्पेक्ट एंड ऑनर बिकॉज दे आर सुपीरियर टू यू। तो वो कहते कहते कि नहीं, फिर क्या होता है कि गॉड नाराज हो जाते हैं और सेटन को वहां से निकाल देते हैं स्वर्ग से। फरिश्तों ने उनको सजदा किया, सर झुकाया, एक कॉन्सेप्ट है। अब जब उन्होंने सर झुकाया तो फरिश्तों ने कहा कि हे ईश्वर, इनमें ऐसी कौन सी चीज है कि ये हमसे अशरफ है। ईश्वर ने कहा कि हे फरिश्तों, देखो तुम्हें भूख नहीं लगती, प्यास नहीं लगती, तुम सुपर नेचुरल हो, तुम्हें किसी चीज का। आर यू गेटिंग माई वॉइस? फरिश्तों से जब ईश्वर ने कहा कि तुम इन्हें सजदा करो तो फरिश्तों ने कहा हाँ मैं आपकी आज्ञा करता हूँ, बट ये ईश्वर मुझे ये बताइए, मुझे केवल ये बताइए कि आखिर इनमें क्या है, ये किस वजह से मुझसे अशरफ है। तो ईश्वर ने कहा कि इनको जो है अशरफ इसलिए दिया गया कि इनमें सबसे बड़ी चीज है नॉलेज, ज्ञान, जो आपके पास नहीं है। दूसरा चीज इनमें है ज्ञानेंद्रियां, सेंसेस, जो आपके पास नहीं है। और ये लोग क्या करेंगे कि तमाम समस्याओं के बावजूद भी अपने गॉड के प्रति लॉयल रहेंगे, डिवोटेड रहेंगे। अगर इनको भूख भी लगेगी, प्यास भी लगेगी, इसकी शिद्दत होगी, तो इस पार्टिकुलर चीज को वो बर्दाश्त करते हुए भी ईश्वर को याद करेंगे। तो इनकी जो इबादत है या इनकी जो है वो आपसे श्रेष्ठ है, क्योंकि इंसानों को भूख भी लगती है, प्यास भी लगती है, उनका अपना कॉन्सेप्ट फैमिली का होता है, उनको बहुत सारे प्रॉब्लम्स होते हैं इस तरह से। और दूसरा कि मैं इनको एक तरह से कहा जा सकता है कि धरती का सिपा सालार बनाना चाहता हूँ, पेशवा जिसको कहा जाता है। अगर ये चीजें हैं या आप कह सकते हैं, तो अब इस तरह की चीजें तो उसके बाद फरिश्तों ने कहा कि ज्ञान क्या चीज है, कैसे ये समझ में आए कि ये ज्ञान इनको ज्यादा है। उन्होंने कहा कि जितने भी पेड़ पौधे हैं, जो फल फ्रूट हैं, जो नदियां हैं, तमाम चीजें, कैन यू टेल द नेम ऑफ दीज थिंग की व्हाट इज रिवर, व्हाट इज ओशन, व्हाट इज ट्रीज, एनिमल्स, क्या? तो उन्होंने कहा नो आई डोंट नो। और क्या आप इसको स्मेल कर सकते हैं, ओडोर फ्रेग्रेंस का, जो फ्लावर्स का? फरिश्तों का नो नो आई कांट डू। उन्होंने कहा नहीं, ये इनमें है, और ये इन सबको करते हुए एक खूबसूरत दुनिया बनाएंगे, जस्टिस करेंगे, इनके अंदर कॉन्सेप्ट ऑफ जस्टिस होगा। ये पार्टिकुलर कॉन्सेप्ट लेकर के ईश्वर ने उनको बनाया, एडम और ईव को, और ये कहा कि तुम इस हेवन में हर जगह घूम सकते हो, तुम्हें कोई काम नहीं करना, यू हैव ओनली टू वर्शिप मी, यू हैव टू बी लॉयल टू मी, वट एवर आई से यू हैव टू डू ओनली दैट थिंग। लेकिन ध्यान में रखना कि इन हेवन देर इज अ प्लेस या देर इज अ ट्री दैट इज द forbidden fruit, a tree of knowledge. You don't have to go there, you don't have to pluck that fruit, you don't have to take the taste of that fruit. And what happened that कि सेटन कहता कहता हे ईश्वर, जिन इंसानों के लिए तुमने मुझे यहां से निकाला, एक दिन मैं इन्हीं को आपके खिलाफ खड़ा करूंगा। सेटन जो है सरपेंट का रूप धारण करके आता है, ईव के कान में विस्पर करता है कि सारी शक्ति ईश्वर की, इट इज सेड दैट कि सारी शक्ति ईश्वर की उस फॉरबिडन फ्रूट में है जिसको उन्होंने मना किया है। इफ यू प्लग दैट फ्रूट एंड टेक द टेस्ट ऑफ दैट फ्रूट, यू विल बी वट, यू विल बी इमॉर्टल, यू विल बी एब्सोल्यूट पावरफुल क्रिएचर, सच अ थिंग इट्स। वो सेटन के बहकावे में आ जाते हैं, क्योंकि इंसानों में यह प्रवृत्ति तो है ही है कि अगर आपको अरिस्टोटल को भी देखेंगे तो अरिस्टोटल का भी कॉन्सेप्ट यहाँ पे नजर आता है। अरिस्टोटल ने कहा कि इंसान जो है क्या है, वह मिट्टी का पुतला ही है, और वह गुड और बैड एलिमेंट का मिक्सचर है। अगर वह एकदम से अच्छा हो जाएगा, एंजिल हो जाएगा, एकदम से बुरा हो जाएगा तो सेटन हो जाएगा। उनका भी ट्रेजिक हीरो का कॉन्सेप्ट मैंने आपसे डिस्कस किया था। यहाँ पे आप एडम और ईव को ऐसे ही ले लीजिए। एडम और ईव में सेंसेस हैं, ज्ञानेंद्रियां हैं, लेकिन एडम और ईव को सेटन बहका देते हैं। जब सेटन बहका देते हैं और वो फॉरबिडन फ्रूट का जो है टेस्ट करते हैं, तो वो इमॉर्टल से मॉर्टल में तब्दील हो जाते हैं। सेटन ने क्या कहा था, आपको एब्सोल्यूट पावर मिल जाएगा। अब जो है वो नश्वर हो गए। तो गॉड ने कहा कि सबसे पहले आपने डिसोबे किया और आप मार्टल बन गए हैं, और ये स्वर्ग मार्टल लोगों के लिए नहीं है। तब एक कॉन्सेप्ट है धरती के निर्माण का, और ईश्वर ने उनको जो है धरती पर भेजा। कहा कि कुछ दिनों तक तुम्हें एक मार्टल जीवन व्यतीत करना पड़ेगा, आफ्टर दैट डे 60 ईयर्स, 70 ईयर्स, 80 ईयर्स, जो कुछ भी होगा, यू हैव टू कम बैक, आपको वापस आना है मेरी तरफ।
जब आप मेरी तरफ वापस आने मतलब कि हर आदमी को कहा नहीं जाता मैन इज अ मॉर्टल क्रिएचर, नश्वर है। नश्वर का मतलब कि हम सबको मौत का स्वाद चखना है। तब उन्होंने कहा कि हे ईश्वर मुझे माफ कर दो, मैं इससे गलती तो हो गई। तो उन्होंने कहा ठीक है, बहुत उन्होंने रिक्वेस्ट किया तो ईश्वर ने उनको माफ किया और एक अपॉर्चुनिटी दिया कि आप वहां 40 ईयर्स या 70 ईयर जो भी डेज आप वहां पे रहेंगे, एंड मैं अपनी तरफ से क्या करूंगा, तमाम तरह के जो है मैसेंजर भेजता रहूंगा जिसको प्रॉफिट कहा जाता है। वो समय समय पर आएंगे, ज्ञान की किताबें लेकर के आएंगे। वो वेद भी हो सकता है, वो गीता भी हो सकती है, वो बाइबल भी हो सकता है, वो कुरान भी हो सकता है, वो आप कह सकते हैं कि तमाम जो धार्मिक किताबें हैं उसको वो सब बोल सकते हैं। उसमें नसीहतें रहेंगी, उस पैटर्न से तुम्हें लाइफ गुजारना है या आपकी जनरेशन गुजारेगी। उसके बाद डूम से डे आएगा, कयामत का दिन आएगा, सारे लोग जो है वहां पे इकट्ठे किए जाएंगे, डे ऑफ जजमेंट होगा, ऑल दीज थिंग्स। तो एक कॉन्सेप्ट जो ये जन्म लेता है, इन दिस कॉन्सेप्ट व्हाट डू यू फाइंड, इन दिस कॉन्सेप्ट यू फाइंड कि हियर इज व्हाट समवन से इट्स अ स्टोरी। जो जैसे भी लेना चाहे उसको फ्रीडम है। ये चीज हो सकता है कि एक स्टोरी समझी जाए, जिनका विश्वास धर्म में होगा वो इसको बहुत स्ट्रांगली एक्सेप्ट करते हैं या लेते हैं। लेकिन एक पार्टिकुलर चीज है कि इंसान जो है उसका सारे लोगों का फोरफादर्स तो कोई एक रहा होगा। अगर हम उसे श्रद्धा और मनु के रूप में भी कह सकते हैं, हम उसे एडम और ईव भी कह सकते हैं, हम उसे आदम और हवा भी कह सकते हैं, उन्हीं की नस्लें सब है। बाद में वो अपने अपने हिसाब से उनका कैटेगराइजेशन हुआ और तमाम तमाम धार्मिक किताबें जैसे जैसे जरूरत भी आई। अब उसके बाद क्या होता है कि ये जो कॉन्सेप्ट था, इस कॉन्सेप्ट की जरूरत उस समय क्यों थी? उस समय ये बताने की जरूरत थी कि इंसान जो गुड और बैड में जकड़ा हुआ, जो अपने बादशाह का कत्ल किया या उस कत्ल पर जो पश्चाताप कर रहा होगा, रो रहा होगा, उसको समझना चाहिए कि वह बादशाह भी एक आदमी है। और वह बादशाह जो आदमी रहा होगा उससे भी बड़ा बादशाह दूसरा है जो जस्टिस करने वाला है। इस कॉन्सेप्ट को कि there is a king and that king is the king of king, there is the emperor, that emperor is the emperor of emperors, so we have to be loyal to that king, we have to be loyal to, we have to be devoted to that king, the particular king who is ruling here, and the king who says that he is the representative of god. तो रिप्रेजेंटेटिव ऑफ गॉड कांट बी क्रूवेल, क्योंकि ईश्वर के लिए कहा जाता है ईश्वर दया एवं करुणा का सागर है। दया एंड करुणा का सागर है इन द नेम ऑफ गॉड। जहाँ पे जो है आप उसमें देखते हैं कि ये चीज कहा जाता है कि वो कैसे जो है वहां पे एक ह्यूमनिज्म का, लिबरलिज्म का, जिसके लिए एक वर्ड आता है कि रहमान और रहीम, रहमान दया एवं करुणा का सागर है। तो ये जो कॉन्सेप्ट है, इस पार्टिकुलर कॉन्सेप्ट को मिल्टन ने इसलिए उठाया, ये चीज था जो वक्त की जरूरत, वो लोगों को अपील कर सकती थी। उन्होंने पायसनेस की बात की, उन्होंने कहा ये जो अर्थ है मॉर्टल है, हम सब लोगों को वापस जाना है। और उन्होंने उस वापस जाने के लिए क्या कहा, उन्होंने जो है बाइबल का सहारा लिया, जीसस क्रिस्ट का सहारा लिया, क्योंकि वो उस कम्युनिटी को लोगों को ज्यादा अपील कर सकता था और उनको उसी का नॉलेज था। लेकिन उन्होंने उस चीज को एक पूरे माशरे में जनरलाइज किया उसके पीछे। व्हेन यू गो विद दिस थिंग तो यू विल कम टू नो कि इस तरह से जो है जॉन मिल्टन की एक आप कह सकते हैं कि आना होता है। जॉन मिल्टन का आपको या हम सारे लोगों ने ऑन हिज ब्लाइंडनेस पढ़ा है। ऑन हिज ब्लाइंडनेस में जॉन मिल्टन का जो एक सच्ची भक्ति है, ईश्वर कौन है, ईश्वर क्या चाहता है, वेदर यू एंड आई या एनी वन, ही शी दे वी यू एंड आई, एनी वन, इफ वी रीड दैट सॉनेट वी अल्टीमेटली फील इफ वी आर व्हाट, इफ वी बिलीव इन गॉड, तो शायद हम सारे लोग ये यही कहते हैं कि गॉड डज नॉट नीड ईदर मैन्स वर्क और हिज ओन गिफ्ट। ईश्वर को ना तो आदमी के कार्यों की जरूरत है, ना ही उसके गिफ्ट की जरूरत है, क्योंकि ईश्वर के यहाँ तो ब्राइब चलेगा नहीं। ईश्वर की पोस्ट कोई क्लर्क की पोस्ट तो है नहीं कि अ, इतना दे दिया जाए काम कर दीजिए। अगर इस तरह से होता तो जो बड़े बड़े लोग होते कोविड-19 में, जिनकी बहुत सारे लोगों के पास पैसे थे, ताकत थी, शोहरत थी, इज्जत थी, वो ईश्वर के दे करके अपना काम निकाल सकते थे। बट उनके यहाँ ये सब चीजें नहीं है। उनके यहाँ अकाउंट बिल्कुल क्लियर है, सबका रजिस्टर तैयार है, यू डिड दिस, शमीम डिड दिस, ही डिड दिस, और उन सारे रजिस्टर को ओपन किया जाएगा, वी ऑल बी देयर। तो ये जो विश्वास है या ट्रस्ट है, ये तो इंडिकेट करता है कि कुछ कॉमन चीजें हैं। वह क्या है कि ईश्वर करुणा एवं दया का सागर है, इंसान को मरना है, मरने के बाद वह स्वर्ग या नर्क में वो जाएगा। ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं, ऐसा कोई भी धर्म नहीं है जहां पे इसका कॉन्सेप्ट ना हो। हाँ, जिनका विश्वास ईश्वर में नहीं है दैट इज अनदर थिंग, या जो ये प्रकृति का कॉन्सेप्ट लेकर के चलते हैं या जो कुछ और भी बातें करते हैं दैट इज अनदर थिंग, लेकिन इनडायरेक्टली जिसको हम कह सकते हैं नास्तिकता। लेकिन मिल्टन को
एक वक्त की जरूरत थी. दिस इज वाई मिल्टन टुक दिस पार्टिकुलर पॉइंट and after taking this subject matter he gave it a beautiful concept, that is the concept of what, that is the concept of piousness, that is the concept of goodness, that is the concept of virtue, that is the concept of आप कह सकते हैं कि प्यूरिटी ऑफ सोल, प्यूरिटी ऑफ हार्ट, जिनरोसिटी, और उसके अलावा काइंडनेस, कंपेशन, ये सारी बात करती है. इन्हीं के नक्शे कदम पर अगर आप देखेंगे कि जान बनियान का जमा है, जान बनियान भी उन्हीं के नक्शे कदम पर चलते हैं. एंड यू विल कम टू नो कि जान बनियान का पिलग्रिम्स टू प्रोग्रेस, जिसको कि बाइबल इन प्रोज कहा जाता है, कि जिसको आप देखेंगे कि वो भी उसी के नक्शे. तो एक ऐसा जमाना था जहाँ रिलीजन को एक तरह से ये कहा जाता था कि ह्यूमनिज्म या ह्यूमैनिटी अगर सही से स्टेब्लिश हो सकता है तो गॉड के जो सही से संदेश जो धरती पे भेजे गए हैं उसको लोगों को बताया जाए. क्योंकि उस संदेश को मिस इंटरप्रेट किया गया, उस संदेश को बहुत ज्यादा लोगों ने जो है क्या किया कि इन रॉन्ग वे या इन रॉन्ग डायरेक्शन दैट थिंग हैज बीन ट्विस्टेड, दैट थिंग हैज बीन प्रेजेंटेड. So it's time to tell the people what is religion, what is Bible, who is God and what God expects. अगर ये चीज ना होता तो ये कहीं ना कहते when I consider how my life is spent, क्या एक अंधे मतलब ये तो लाइन ऐसे मैंने बोला, लेकिन लास्ट में ये जरूर है कि क्या ईश्वर अंधे आदमी से भी कार्य की उम्मीद करता है कि एक अंधा आदमी भी लॉयल हो, डिवोटेड हो. तो लास्ट में कहते हैं कि बहुत ही पेशेंस के साथ अपने आप को रोकते हैं, कहते हैं नो नॉट एट ऑल. बल्कि वो लास्ट में ये कहते हैं कि द ट्रू वर्शिपर इन द आई ऑफ गॉड इज वन हु ओनली स्टैंड्स एंड वेट टू फॉलो द आर्डर ऑफ गॉड, जो ईश्वर के आदेशों को फॉलो करने के लिए तैयार रहता है. वहां पे तो बहुत सारे लोग हैं, थाउजेंड्स ऑफ द एंजल्स आर इन वेटिंग लिस्ट, बहुत सारे एंजल्स तो हजारों करोड़ों में है जो वेटिंग लिस्ट में ईश्वर के आदेश को फॉलो करने के लिए. तो इन दिस वे यू विल कम टू नो कि हाउ ब्यूटीफुली ही हैज प्रेजेंटेड, हाउ ब्यूटीफुली ही हैज डिपिक्टेड, हाउ ब्यूटीफुली ही हैज नरेटेड द होल सिचुएशन. एंड यू विल कम टू नो कि वो इन इन सारी चीजों को लेकर के बात करते हैं. इस तरह से इस सिचुएशन में जॉन मिल्टन आए हुए हैं. बैकग्राउंड कुछ और भी हो, कुछ हम और भी पढ़े, लेकिन एक सिचुएशन थी, उन्होंने इस सिचुएशन को अवेल किया, लिया, तब जाकर के उसको बात करते हैं. बाकी आपको उनको कैसे एज अ प्रोज राइटर एरियोपैजिटी का, एज अ सोनेटियर उनको याद करना है, और सोनेट में जब भी बात होगी ऑन हिज ब्लाइंडनेस की बात होगी, आपको उनको कैसे याद करना है. आपको एपिक राइटर के रूप में पैराडाइज लास्ट, पैराडाइज रिगेन, एक उनको एलिजाइक पोएट के रूप में जिसमें उनका वर्क है एडोनाइस, is it Adonis? Lycidas? ओके ओके, इट्स लिसिडास, एडोनास पीबिशेली, इट्स लिसिडास. तो वो लिसिडास को आपको याद करना है. दूसरा एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है उनका, जो है अगर आप देखेंगे कि एक उनका जो ड्रामा है जो ग्रीक ट्रेजिक प्ले पर आधारित था, दैट वाज सैमसन एगोनिस्ट, उसको लेकर के बात कर ली. उनकी दो लिरिक है, एक लिरिक है एल एलिगुरो, दूसरा आई एल पेंसिरोसो. एक और उनका जो है मास्क वगैरह है, जिसमें जो है आप देखेंगे कि आर्केड्स करके है. तो इस तरह की चीजें जब आप उसको समेटेंगे, ऑर्गेनाइज करेंगे, बाकी उनका अपना लाइफ है, 1608 में पैदा हुए, 1674 में उनकी डेथ हुई है. एंड यू कम टू नो कि उनको जो है क्या कहा गया, बी लेटेड एलिजाबेथन पोएट भी कहा गया, बिकॉज ही हैड फंड ऑफ म्यूजिक. और उनको जो है इवनिंग स्टार ऑफ रिनेशा कहा गया, उनको जो है लेडी ऑफ क्रिस्ट कहा गया. ऑल दिस थिंग्स यू फाइंड. तो ये सब टाइटल है अपनी जगह. ही वाज बोर्न इन 1608, डाइड इन 1674. All these things you come to know. So when you go with this one, then you can understand कि what I want to say, या क्या कहना चाहते हैं, क्या क्यों जरूरत थी उनके एज पर इतना बात करने के लिए. तो आज की क्लास में हम लोगों ने जो बात किया वो केवल मिल्टन को लेकर के, उनकी एज को मैं पहले आपको बताना चाहता था कि मिल्टन का एज कैसे था, क्यों मिल्टन को लेके इतनी सारी बात हो रही है. So I think that you all have got these points and listen me passionately, and thanks for giving your beautiful company, and we will meet tomorrow. कल हम लोगों का मुलाकात होगी, और फिर हम लोग कल जॉन मिल्टन एज एन ऑथर डिस्कस करेंगे. ओके ओके ओके.